नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। स्वीकृत पदों की संख्या 12,883, जिनमें से 2,386 पद रिक्त हैं। गैर शैक्षणिक स्टाफ के 912 स्वीकृत पदों में से 495 रिक्त हैं। गैर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पद स्थापना कठिन चयन प्रक्रिया के बाद की जाती है। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक पदों को सामान्य पद माना जाता है और इन्हें डेपुटेशन और सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता है। गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को पदोन्नति, सीधी भर्ती और स्थानांतरण के माध्यम से भरा जाता है। इन रिक्तियों को निकट भविष्य में भर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि जो मापदंड इन स्कूलों को बनाने के लिए हमने तय किए हैं और जो जिस प्रकार की विद्यार्थियों की शिक्षा वहां होगी और वो उन विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा उन स्कूलों के माध्यम से, यदि वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं होंगे। जैसा कि बताया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 31% पद रिक्त हैं, 1/3। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ लगभग 19% पद रिक्त हैं और जो गैर शिक्षण स्टाफ है वो आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। और गैर शिक्षण स्टाफ के ना होने से ना उन स्कूलों की सफाई हो पाती है, ना ही उन स्कूलों में घंटी बजाने वाला कोई कर्मचारी होता है। प्रिंसिपल या टीचर किसी न किसी बालक को घंटी बजाने के लिए भेजता है कि अब ये पीरियड ओवर हो रहा है। क्या जो हमने कल्पना की है संस्कृति मॉडल स्कूलों की, इसी पैरामीटर्स के अंदर की है? और यदि इन मापदंडों पैरामीटर्स के अंदर नहीं की है तो उसको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि बड़ी कठिन परीक्षा के बाद यहाँ अध्यापक भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत योग्य अध्यापक हैं, कठिन परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। आप परीक्षा लेंगे तब उत्तीर्ण होंगे, और यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो कैसे उत्तीर्ण होंगे और कैसे वो पद भरे जाएंगे, मेरा एक ये भी प्रश्न है। इसके साथ ही जो गैर टीचिंग स्टाफ, गैर शैक्षणिक पद हैं वो आधे से ज़्यादा रिक्त हैं। उनमें तो कठिन परीक्षा नहीं है, नई नियुक्ति हो सकती है और ट्रांसफर के माध्यम से भरे जा सकते हैं। और एक जो मंत्री जी ने कहा कि निकट भविष्य में भर लिए जाएंगे, कृपया वो निकट भविष्य की डेफिनेशन बता दें और या वो समय सीमा तय कर दें कि इतने समय सीमा के अंदर हम ये काम पूरा कर लेंगे। और जब ये काम हो जाएंगे तभी जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उनको जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है वो पूरा हो पाएगा। बढ़िया, ठीक है। नहीं, सवाल अच्छा है, मैं भी मान रहा सवाल अच्छा है, जवाब भी अच्छा होगा। हेडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन हेतु एक मिनट जी, अब जवाब सुन लो जिसकी वो भी तो करें। हेडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन हेतु फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका है। इन स्कूलों में टीचिंग पद सेंटा के माध्यम से भरे जा रहे हैं। ये एजेंसी टीचर का टेस्ट लेकर उनका सिलेक्शन करती है। यह प्रक्रिया जारी है, चल रहा है ये काम। टीजीटी से पीजीटी पदों के प्रमोशन के लिए डीपीसी मीटिंग हो चुकी है। जल्दी प्रमोशन के बाद इनको मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलॉट किए जाएंगे। इन स्कूलों में नॉन टीचिंग पद सीधी भर्ती, ट्रांसफर और डेपुटेशन आदि के माध्यम से भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को भेजा जा चुका है। प्रमोशन के केस भी फील्ड से मांगे जा चुके हैं। जो 4th क्लास का उन्होंने कहा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्त पद सामान्य ट्रांसफर द्वारा भरे जाएंगे। इसमें हम मंत्री जी मान्यवर, मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया। समय सीमा नहीं बताई इन्होंने, या निकट भविष्य क्या होता है वो बता देंगे। ये तो बताना पड़ेगा जी सर। निकट मिशन ये जो मैंने सारा बताया, ये प्रक्रिया चल रही तो आहिस्ता आहिस्ता लग रहे, काफी कंप्लीट कर लिया हमने, काफी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और ये जो 4th क्लास की गई, इसमें कौशल विकास से रखने वाले हैं तो ये पूरे कर लिए जाएंगे।
हमसे भी वादा किया था पिछली विधानसभा सत्र में, उस वादे को भी पूरा करें शिक्षा मंत्री जी। इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी है लेकिन 4 महीने हो गए, 1 महीने का वादा किया था। मेरा ये है उसको अपने किए हुए वादे को निभाओ शिक्षा मंत्री जी, शिक्षकों की पूरी पूर्ति करवाओ हमारे इलाके श्री में। लीलाराम जी। अध्यक्ष जी 1503। अध्यक्ष जी ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोनों सड़कों का, एक की तो राशि भी स्वीकृत कर दी 46,02,000 के लगभग। मेरी मंत्री महोदय से आपके माध्यम से ये मांग है कि जो ये मानस गांव अध्यक्ष जी बहुत बड़ा गांव है और नज़दीक ही इसके फर्श माजरा में अनाज मंडी भी लगती है, जिसका फासला घट करके 1.5 किलोमीटर हो जाएगा और माननीय मंत्री जी ने उसके लिए यश भी किया है। परंतु मेरी आपके माध्यम से एक मांग है कि जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमने अगले बजट में इसको पूरा करने का उत्तर दिया है और इस प्रक्रिया को और ज़्यादा जल्दी करके जल्दी से जल्दी को बढ़वा दो। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। श्री नीरज शर्मा जी। डिटेल्ड आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा माइक थोड़ा नहीं कि ये जो प्रश्न है ये लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के रक्षा राज्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। मंत्री जी के जवाब में 2 चीज़ों का उल्लेख बार बार आता है, एक माननीय अदालत के निर्णय का और एक LAC एक्ट 1903 एयरफोर्स। सर, जो हमारी अदालत का किरण जी प्लीज, जो हमारी अदालत का ऑर्डर आया है माननीय अदालत का, इफ सच अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एट एनी प्लेस, स्टेप शुड बी टेकन टू गेट द सम स्टॉप। forthwith a report in this behalf shall be filled within 1 week. We make it clear that it is the day of the said committee to ensure that no such construction concern up, and in case it is found that some unauthorized construction have been carried out during the period, the committee shall be squarely responsible for the same, and apart from any other action that may be taken, it will also be treated as contempt of the order of the court. अध्यक्ष महोदय, इस पूरे ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा किसान की भी जमीन है, वहाँ लोगों की 10-10, 15-15 एकड़ है, गरीब का प्लॉट है, कि आप रजिस्ट्री रोक दो। को माननीय अदालत ने कहा है वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इतनी दयनीय स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज़ पता है कि ये हमारा एरिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हॉट स्पॉट कर दिया है और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ता है जो एरिया 100 मीटर में भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, वहाँ के लोगों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। ये मैं कागज टेबल करूँगा, 1 साल से कंप्लेंट है खजान सिंह जी की, अब उसका मुटेशन हुआ है, नहीं तो उसकी जगह 100 मीटर में नहीं थी, वो बेचारा दर दर धोखे खा रहा है। एक खसरे नंबर दिए हैं मेरे को सारण गांव के, हमारा 51/21 नंबर खसरा सारण गांव का इसमें डाला हुआ है 100 मीटर में, जबकि वो एरिया कम से कम 900 मीटर दूर है। ये लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये दरखास्त करूंगा कि भाई कोर्ट का ऑर्डर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है, गरीबों की रजिस्ट्री पे रोक मत लगाओ, मुटेशन पे रोक मत लगाओ, जिससे रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिले। ये मैं आदर के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था वो था इनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कहीं भी इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि 7A का जो एरिया है जिसके अंदर आपको 2 परमिशन अर्बन एरिया के अंदर लेनी पड़ती है, जो कि पहली अर्बन लोकल बॉडीज से और दूसरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। अगर कोई वो दोनों परमिशन प्राप्त करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। मगर जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे थे अपने सवाल में, लिखित तौर पर नहीं पूछ पाए, कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रतिबंध है, वो हमने इनके सवाल के बाद स्पेसिफिकली एग्जामिन करवाया और कई वर्षों पूर्व कोई वहाँ पर ऑफिसर्स रहे
जिनने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने लेवल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रीइटरेट करते हुए 100 मीटर के दायरे के अंदर रजिस्ट्रेशन पर स्टॉपेज लगा दी थी। और मैं अश्योर करता हूं कि विद इन 48 आवर्स उसको एग्जामिन कर उसको दोबारा खोला जाएगा। आने वाले भविष्य में उस 100 मीटर के दायरे में किसी को भी अपनी लैंड परचेज सेल करनी है, चाहे वो 15 एकड़ वाला हो चाहे 15 गज वाला हो, 1 एकड़ से ऊपर तो उसको सिर्फ ULB की NOC की जरूरत पड़ेगी। मगर 1 एकड़ से नीचे का कोई व्यक्ति है जो सेल परचेज करना चाहता है तो उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी NOC प्राप्त करनी पड़ेगी, जो कि 7A की फुलफिलमेंट करे। महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मंत्री जी ने जो 48 घंटे का आश्वासन दिया है। इसके साथ में कहना चाहूँगा कि जिस अफसर ने ऐसा काम किया, लाखों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच करें। और जो NOC वाली बात है, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, शायद हरियाणा की सबसे पहली पास कॉलोनी इस 100 मीटर के अंदर है, कपड़ा कॉलोनी उसका नाम है। और अब तो एयरफोर्स स्टेशन ने भी हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है रिपेयरिंग का काम करने के लिए, वहाँ पर लोगों की सीवरेज के लिए, लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करूँगा, लाखों लोगों की ज़िंदगी का वास्ता देते हुए आपने पत्र लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी को, एक कम से कम मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जो एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ आपको हर महीने रिपोर्ट दे, महीने में एक बैठक हो मौके पे जाके, कि जैसे कुछ एरिया छोड़ दिया है 100 मीटर के अंदर कि भाई इस एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है, बाकी एरिया में भी डेवलपमेंट हो जाए, लोगों को सीवरेज देना और पानी देना। मुख्यमंत्री जी, मैं ये नहीं मानता ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिना नक्शे के मकान बनाना तो हो सकता है, पर पीने का पानी और उस पानी की निकासी, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ इंक्वायरी की बात है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो सर्विस रूल्स के तहत उनकी रिटायरमेंट के बाद इस तरह का प्रतिबंध लगता है, क्योंकि माननीय साथी की पार्टी की जब प्रदेश में सरकार थी, ये प्रतिबंध उस समय के अधिकारियों ने लगाया हुआ है। मगर अगर कोई भी ऐसा कानून के अंदर प्रावधान है तो जरूर उसके खिलाफ भी हम इंक्वायरी शुरू करेंगे। जहाँ एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन की बात है, वो सवाल बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट निरंतर एक शहर ही नहीं, अम्बाड़ा के अंदर भी ये प्रतिबंध है, सिरसा के अंदर भी प्रतिबंध है, गुड़गांव में भी प्रतिबंध है, फरीदाबाद में भी प्रतिबंध है। पत्राचार और बैठकों के माध्यम से केंद्र के साथ निरंतर चर्चा करती रहती है, और जैसे उस पर कोई रेजोल्यूशन निकलेगा तो माननीय सदस्य को भी उसकी कॉपी दे दी गई। श्री अभय सिंह चौटाला जी, नहीं। श्री सुधीर सिंगला जी, 1727। अध्यक्ष महोदय, गुरुग्राम में इफ्को चौक फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन को शिफ्ट करने का कार्य NHAI द्वारा वर्ष 2017 में HSVP की देखरेख में कराया गया था। इस कार्य का भुगतान NHAI द्वारा ठेकेदार को अपने फंड से किया गया था। इस कार्य के भाग के रूप में इफ्को चौक कर NH 48 पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण लगभग 1700 मीटर लंबी मौजूदा मास्टर सीवर लाइन को स्थानांतरित करना आवश्यक था। हालांकि इस स्थानांतरण का कार्य का केवल आंशिक हिस्सा NHAI द्वारा पूरा किया गया है। जब इस काम के आंशिक रूप से पूरा होने का तथ्य GMDA के ध्यान में आया तो उसे सितंबर 2020 में NHAI के ध्यान में लाया गया। बाद में मार्च 2021, अगस्त 2021 और दिसंबर 2021 में NHAI से पत्राचार किया गया। इन पत्राचारों के बाद NHAI द्वारा मौजूदा सीवर को साइट की स्थिति के अनुसार सीवर लाइन को स्थानांतरित करके उससे पहले से लगी हुई सीवर जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार इस कार्य के लिए 7 करोड़ रुपए का भुगतान जारी करने का मामला NHAI से संबंधित है और उन्हें इसी के लिए विवरण प्रदान करने के लिए कह दिया गया है। B, HSVP का एक SDO जो अब GMDA में प्रतिनियुक्ति पर था ने प्रथम दृष्टया ठेकेदार को NHAI द्वारा भुगतान के लिए बिलों का सत्यापन किया है, उसे उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इनके जो उत्तर है उसके अंदर ही मेरा प्रश्न लगा हुआ है। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है।
इन्होंने कहा है कि इस कार्य के भाग के रूप में इफ्को चौक पर NH-48 का फ्लाईओवर के निर्माण के कारण लगभग 1700 मीटर लंबाई की मौजूदा मास्टर सीवर लाइन को स्थानांतरित करना आवश्यक था। हालांकि इस स्थानांतरण का कार्य केवल आंशिक हिस्सा NHI द्वारा पूरा किया गया है। 2017 के अंदर ये लिखते हैं कि कार्य कर दिया गया। 2017 के बाद 2022 आ गया। जब मैंने प्रश्न लगाया तो NHI के अफसर ढूंढने लगे सीवर लाइन कहाँ है और सीवर लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे हैं वो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 7 करोड़ रुपए की पेमेंट किसके कहने से की? क्या कोई साइट इंस्पेक्शन हुई? क्या उस बिल का भुगतान हुआ? ये कह रहे हैं भुगतान हो गया। बिल को वेरीफाई किसने किया? उसका नाम भी बता दें। और क्या SD खाली जिम्मेदार है, ऊपर के कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? अध्यक्ष महोदय मेरी शक्ल दिखते ही कहीं न कहीं आवाज आनी शुरू हो जाती है। अच्छा अध्यक्ष महोदय ये काम सीवर लाइन शिफ्टिंग का काम, सीवरेज लाइन के शिफ्टिंग का काम, ये मैंने पहले बताया है कि शिफ्टिंग का काम NHI का द्वारा करना था और उसने इसको आंशिक रूप से काम किया, इसका कनेक्शन पूरा नहीं किया। पेमेंट भी NHI ने की है। बाद में पता लगा हमारे को भी ये पूरा काम नहीं हुआ है तो उनके नोटिस में लाया गया। अब वो इस काम को पूरा जोड़ के पूरा कर रहे हैं। काम भी उन्होंने करवाया है, पेमेंट भी NHI ने करवाई है और हमने तो जब उसको जोड़ने की देखी कि भी जुड़ा नहीं है तब उनके नोटिस में लाया। अब उन्होंने मान लिया है कि उसको पूरा करके जोड़ देंगे। कह रहा हूँ कि जो SDE आपने लिखा है कि SDE को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्या उसके अंदर कोई ऊपर का अधिकारी भी था? और क्या खाली साइट इंस्पेक्शन करी थी? क्या उसने बिल वेरीफाई किया था? क्या किसी किस्म से कोई जिम्मेदारी ठहराएंगे नहीं ठहराएंगे? अध्यक्ष महोदय काम करवाना HSVP का अधिकारी है, काम करना ठेका HSVP का अधिकारी है और बिल वेरीफाई करना NHI के अधिकारियों का काम है। हमारे SDO की जिम्मेदारी थी कि वो ये देखना था कि उसने सीवर पूरा जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। वो काम अधूरा था इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया और बाकी का काम पूरा करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन आपने लिखा है कि वेरीफाई जो है वो SD ने किया। अगर गलत वेरीफाई किया तो गलत वेरीफाई किया अधिकारी को तो करें। उसके खिलाफ हम कार्रवाई हमने कर दी। जिसने भी गलत किया होगा सिर्फ ट्रांसफर कर दिया आपने। नहीं तो सिर्फ ट्रांसफर किया है। अध्यक्ष महोदय काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने करवाया है। नहीं बिल भी उन्होंने किया है, दलाल साहब वेरिफिकेशन हमारे अधिकारी ने की है। हमारे अधिकारी का काम और गलत वेरिफिकेशन की है तो उसका खिलाफ काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने लिखा है, आपने कुछ आंसर में लिखा है कि SD अधिकारी है जिसने प्रथम दृष्टि से उसको भुगतान किया है। भुगतान के लिए बिलों का सत्यापन किया है, वेरीफाई किया। हाँ वेरीफाई किया है। वेरीफाई गलत किया है ना। उसने ये कहा कि काम पूरा हो गया, काम पूरा हुआ नहीं उसको। मैं आश्वासन दिलाता हूँ सदन को कि इस SD के खिलाफ इंक्वायरी करा करके और इसका जो दोष होगा इसको जरूर सजा दिलाएंगे। धन्यवाद। श्री राम कुमार जी विधायक 1522। अध्यक्ष महोदय इसका डिटेल्ड रिप्लाई सदन के पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय मैं उस बात पे तो नहीं जाना चाहता जो जवाब दिए गए हैं, कौन सा किस तरह का मालिक था, किसको किस तरह से मुआवजा दिया गया, उसमें तो सारी अनाप शनाप कमियां हैं। लेकिन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने वचन दिया था, वायदा किया था कि ये जो फालतू का जो घग्गर का एरिया है जिसका सेक्टर 24 से किसी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, घग्गर की ज़मीन है, उसका मुआवजा आप जितने भी अलोटी हैं जो रह रहे हैं वहाँ उन पर ना ला दे। ये बिल्कुल नाजायज़ है। आपने एक हाई कोर्ट जजेस की कमेटी बनाई थी और 1/10/18 को कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि घग्गर की ज़मीन से इनका कोई लेना देना नहीं है सेक्टर वासियों के। उस पर आपने भी एक फ़ैसला दिया था। आपको आपके फैसले की याद दिलाता हूँ। आपने कहा था
can cost of this land, the cost of this land can be either provided by the state government through Mangal Nagar Vikas Yojana, be directed to be absorbed by the HSVP from its own sources. आपका अपना वचन याद कीजिए मुख्यमंत्री महोदय, लटकाओ ना। मैं जब से इस हाउस में आया हूं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, 25-25, 30-30 लाख रुपए एक एक आदमी का है जी, कैसे देगा, क्यों देगा? आप मेहरबानी करके इस मामले को सुलझाओ और कंप्लीशन जो है इनको दे दो, और एक बार आपकी वाहवाही हो जाएगी, लोग आपके गीत गाएंगे। और स्पीकर साहब जो है बहुत ही काबिल स्पीकर बने हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनका भी हल्का है ये, और आपके भी प्यारे हैं ये, आपकी पार्टी के भी। हम तो आपकी पार्टी से दूरदार हैं इस वक्त, लेकिन झाड़ू वाले का ख्याल रखना बहुत खतरनाक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुरानी एक कहावत है, कोई भाई महसूस ना करे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी कहावत है हमारे हरियाणा की, वो कहते हैं सांप लड़े बिच्छू लड़े झाड़ा लाग दे, बोला जिसका लड़ दे बाणिया तड़फ तड़फ मर दे। तो केजरीवाल को छोटा मोटा वो बाणिया मत मानना, सारे पंजाब को पी गया, कोई लेना देना नहीं है। हमारे पड़ोस का रहने वाला है, सिवानी का, और हिसार में पड़े है, दिल्ली पे कब्जा कर गया, पंजाब पे अगला उसका टारगेट हरियाणा है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय सबको साथ लेके चलो। ये जो है टिप्पणी जो है इनका, जो इसको अध्यक्ष जी, ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको इसकी कार्रवाई से निकाल मैं ये शब्द अध्यक्ष महोदय वापस लेता हूँ। किसी को भी चोट लगी है, मेरा आग्रह वो नहीं था, मेरा तो केजरीवाल याद दिलाना था केवल, इससे फालतू कुछ नहीं। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो जमीन एक्वायर हुई थी, इसमें विषय ये था कि घग्गर के अंदर जो जमीन उपयोग में नहीं आई, उसकी ईडीसी, उसका एनहांसमेंट इनके ऊपर लोड कर दी गई, और दादा गौतम भी इससे प्रभावित हैं। इनके मिलने वाले बहुत सारे हैं, उनको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो इस विषय पे हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, और जल्दी ही कोई न कोई फैसला इस विषय पे लेंगे, और कोशिश ये होगी कि इनको कुछ न कुछ रियायत दी जाए। अध्यक्ष ऐसा है कि थोड़ा सा